वेलकम बैक। आज हम योगा के हवाले से फीड्स की एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। और आपको पता है कि वाइवा में इतना डिटेल नहीं पूछते, 2-3 मिनट्स का ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का टाइम होता है और उसमें आपसे इतने सवालात नहीं कर सकते या इतना डीप नहीं जाते, बस आपसे सुपरफिशियल चीज़ें पूछते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी चैप्टर्स होंगे, 4-5 चैप्टर है वाइवा के फीड्स के हवाले से, वो हम डिस्कस करेंगे और उसमें जो चीज़ें सुपरफिशियली यानी कि जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ज़्यादा डीप पढ़ना चाहते हैं तो हम ऑलरेडी वीडियोज़ इस पे बना चुके हैं, ठीक है। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस इन चिल्ड्रन, ठीक है। यानी कि बच्चों में जो पानी और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का मसला आता है उसके हवाले से। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ये बात पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ फ्लूइड इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। तो हमें पता है कि ये बॉडी में पानी और पानी के अंदर जो चीज़ें हल हो चुकी होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह, उनके मकदार को कहते हैं। अगर ये चीज़ें अपने बैलेंस से डिस्टर्ब हो जाएं, इधर उधर हो जाएं, ठीक है, उसमें कमी ज़्यादती आ जाए, तो इसकी वजह से बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के नॉर्मलिटीज़ और मसले आ सकते हैं, ठीक है। इसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है वो इसके नॉर्मल वैल्यूज़ है। जैसे कि ये आपको सोडियम की वैल्यू बताई गई है 135 टू 145 MEQ/लीटर। इसी तरह पोटाशियम की जो है वो 3.5 से 5 तक है। ये वैल्यूज़ आपने इसमें याद रखने हैं। इसके अलावा कैल्शियम की जो है वो 8.5 से 10.5 और क्लोराइड की जो है वो 98 टू 106 एंड बायोकार्बोनेट की 22 टू 28, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ है ना, ये इंपॉर्टेंट है जो आपने इसमें याद रखनी है। अब ये कॉजेज़ का आपको पता है कि किस वजह से फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है आपसे, यानी कि पूछी जा सकती है बात। तो डायरिया, वोमिटिंग या कोई इस तरह का ब्लड लॉस हो गया, रेनल मसला है, ठीक है, कोई दूसरी पुरानी बीमारी है तो उसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है। और यही आपने बस उसमें देखना है, ठीक है। अब उसको रिहाइड्रेट करेंगे, मतलब ORS वगैरह या ORT जो इसमें लिखा है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ये सारी चीज़ें देंगे और उससे बंदा या जो बच्चा होगा वो नॉर्मली, मतलब नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। उसको हम जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा उसको हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको उसके कॉजेज बताए गए हैं ना कि एंडोक्राइन मसला है, हार्ट का मसला है, रेनल डिसऑर्डर है, ठीक है। ये सारी इसकी वजूहत है, बस आपने यही याद रखनी है। और इसमें जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के या उसके जो वो है जो मेन वैल्यूज़ है वो आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी जो पीपीटी है, दूसरा जो चैप्टर है वो है न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन इन चिल्ड्रन। इस पे भी हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल से वीडियो बना चुके हैं। और इसमें न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन का अगर पूछा जाए तो इसमें नाम से पता चलता है कि न्यूरॉन और मसल के दरमियान या बॉडी और ब्रेन के दरमियान जब कोऑर्डिनेशन ना हो और मसल्स उसी तरीके से रिस्पॉन्स ना कर पाए ब्रेन को और न्यूरॉन को, ठीक है, जिस तरीके से करना चाहिए, ठीक है, यानी कि ब्रेन का बस नहीं चलता हो उसके ऊपर, मसल्स के ऊपर, ठीक है। और वो जो चीज़ें जो मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं वो नहीं जा पाते हैं या वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से जो मसले आते हैं इसको हम न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन कहते हैं। अब ये कुछ ऐसे होते हैं कि स्टैटिक और कुछ प्रोग्रेसिव, यानी कि कुछ अपनी जगह पे रहते हैं, बढ़ते नहीं है, एक आध जगह में मसला है, ठीक है, वो वही रहता है। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोग्रेसिव होते हैं, यानी कि वक्त के साथ साथ ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसमें जो कॉजेज़ है वो ज़्यादातर जेनेटिक होते हैं, ठीक है, बस आपने यही याद रखना है। फिर इसमें सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी में CNS जो होगा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो डैमेज हो जाता है और जो बच्चे का जो मसल्स है वो इनवॉलेंट्री, यानी कि जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, वो मूव नहीं कर पाते, इनवॉलेंट्री सिचुएशन में चले जाते हैं, यानी कि उसके कंट्रोल में नहीं रहते, ठीक है। और ये बच्चा जो होगा चलता फिरता नहीं है, माजूर होता है, बोलता भी नहीं है, ठीक है। और उसका जो पोस्चर होता है बॉडी का, सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। इसको हम सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। कॉजेज़ आपको बताए गए हैं कि ज़्यादातर ये जेनेटिक होता है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान किसी मसले से हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये आपको साइन सिम्टम वगैरह बता दिए गए हैं, देख लीजिएगा। ट्रीटमेंट इसका कोई ख़ास नहीं है, ट्रीटमेंट बस हम इसको सिम्टोमेटिक देते हैं और फिज़िकल थेरेपी वगैरह देते हैं ताकि वो थोड़ा बहुत बेहतर हो। इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये भी एक मस्कुलर प्रॉब्लम है जिसमें वक्त के साथ साथ मसल्स ख़राब होते जाते हैं। प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है ये, ठीक है। मतलब पहले एक हाथ के शायद मसल्स ख़राब होंगे, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, मतलब पाँव वगैरह में भी चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम होगा ये
मतलब प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिसऑर्डर है, ठीक है। और इसमें मसल स्लोली स्लोली ख़राब हो जाते हैं। और मेन बात जो है उसमें ये है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। और सबसे मेन चीज़ इसमें ये कि ये मेल फीमेल में इक्वल चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये मेल में ज़्यादा हो फीमेल में ज़्यादा हो। जैसे हमने सेरेब्रल पाल्सी का पढ़ा तो वो मेल में ज़्यादा होती है वो बीमारी, ठीक है। अच्छा, ये आपको साइन सिम्टम्स बता दिए गए हैं। डायग्नोज टेस्ट बताया गया है, मसल बायोप्सी, क्रेटिनिन। क्रेटिनिन का आप याद कीजिएगा, क्रेटिन काइनेज ब्लड टेस्ट करते हैं जब ये एक प्रोटीन टाइप होता है, जब ये बढ़ता है, ठीक है, तो मतलब मसल डैमेज हो रहे हैं बॉडी में, तो उससे हमें पता चलता है। तो इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, बस उसको हम मैनेज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा गैलियन बेरी सिंड्रोम है। गैलियन बेरी सिंड्रोम एक रेयर डिसऑर्डर है, मतलब बहुत कम होता है, लेकिन ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें जो न्यूरॉन होते हैं उनकी माइलिन शीट ख़राब हो जाती है और ये पाँव से शुरू होकर ऊपर की तरफ आता है, तो वो फिर बंदे को कुछ फील नहीं होता, सेंस नहीं होता, ठीक है। तो ये न्यूरॉन का डिसऑर्डर है जिसमें न्यूरॉन ख़राब हो जाते हैं, स्पेशली माइलिन शीट। और इस चीज़ को हम GBS या फिर गैलियन बेरी सिंड्रोम कहते हैं। ये ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, या फिर किसी सर्जरी की वजह से हो सकता है, ठीक है। किसी सर्जरी में न्यूरॉन डैमेज हो गई, कोई मसला हो गया, तो इसकी वजह से। अच्छा, आगे जो है वो स्पाइना बिफिडा का बताया गया है। स्पाइना बिफिडा ये बच्चों में एक मसला होता है जब डेवलपमेंट के दौरान, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान, उनका जो न्यूरल ट्यूब है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड बंद होता है, ठीक है, वो सही से बंद नहीं हो पाता और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बाहर की तरफ आने लग जाए और उनके कमर के ऊपर या पीठ के ऊपर आपको एक अच्छा खासा मांस नज़र आएगा, जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं स्पाइना बिफिडा, जो कि पेपर में भी पूछा गया था, ठीक है। ये आपको वही बताया गया, स्पाइना बिफिडा। फिर इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे स्पाइना बिफिडा अकल्टा होता है, ठीक है। अकल्टा जो है ये इतना सीरियस कंडीशन नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा आपको एक मास या फिर एक हेडन मास नज़र आएगा, मतलब पूरा बाहर की तरफ नहीं होता, थोड़ा बहुत आपको स्वेलिंग और थोड़ी सी रेडनेस आपको नज़र आएगी। ये उतना ख़तरनाक नहीं है, ठीक है। इसके अलावा है मेनिंजोसील। मेनिंजोसील जो है ये भी वही है कि इसमें मेनिंजिस जो है वो एक सिस्ट बन के, एक मास बन के बाहर की तरफ आता है और इसको हम मेनिंजोसील कहते हैं। और माइलो मेनिंजोसील जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आया आया था पेपर में और बहुत सारे लोगों ने इसको मेनिंजो सील लगा के जो है मेनिंजोसील मान के मेनिंजोसील वाला ऑप्शन लगाया था, लेकिन असल में वो माइलो मेनिंजोसील था, जिसमें जो स्पाइनल कॉर्ड और वो होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजीज वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन वर्टेब्रा के बीच में कोई गैप है, तो उस गैप से वो स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजीज बाहर आने लगते हैं, ठीक है, प्रोट्रूड करने लगते हैं थ्रू एन ओपनिंग। इस चीज़ को हम माइलो मेनिंजोसील कहते हैं। तो तीनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये स्पाइना बिफिडा वगैरह आपने याद रखना है। एंड यही इसमें बस यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट और इसमें कोई वो नहीं है, इसकी सर्जरी की जाती है, सर्जरी के ज़रिए जो है वो उसको ठीक किया जाता है। और डिफरेंट यानी कि बच्चे को अगर आपको पता चलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बच्चे के साथ ये मसला है, तो उसी वक्त उनकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही उसकी सर्जरी की जाती है इन द यूट्रस, ठीक है। तो ये चीज़ आपने न्यूरोमस्कुलर में याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी आपको पता है स्टडी को कहते हैं, तो इसमें सारे के सारे हम कैंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो टर्मिनोलॉजीज है आपको पता होनी चाहिए। बिनाइन क्या होता है? बिनाइन जो स्लो स्लो ग्रोविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। और कैंसर के पहले स्टेजेस होते हैं जो इतना फास्टली ग्रो नहीं करते, इस स्टेज में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यही आपको इसमें याद होना चाहिए। ब्लास्ट सेल जो है ये ब्लड के सेल्स को कहते हैं, जैसे लिम्फोब्लास्ट, मायोब्लास्ट वगैरह होते हैं। क्लियर मार्जिन यानी किसी चीज़ का आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है आपको क्लियरली, ठीक है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा मेडुलरी आउट ऑफ बोन मेरो, यही हेमेटोपियोसिस, नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। हेमेटोपियोसिस का होता है रेड ब्लड सेल या जितने भी ब्लड सेल होते हैं उनके बनने के प्रोसेस को इन द बोन मेरो, उसको क्या कहते हैं? हेमेटोपियोसिस कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हेपेटोस्प्लीनोमेगेली यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लिवर, ये तो आपको पता है। इम्यूनो सप्रेशन का मतलब होता है इम्यून सिस्टम को इनएक्टिवेट करना, सप्रेस करना, कुछ टाइम के लिए बंद करना, ठीक है। एंट्राथिकल वही विद इन द स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल कॉलम। लीकोरिया, लीकोरिया जो है आई में एक वाइट कलर के पैचेस और इस तरीके रिफ्लेक्स आने लगते हैं ना वाइट कलर के, जैसे हमने मतलब प्रोटीन्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उसको हम लीकोरिया कहते हैं।
लिम्फ एडिनोपैथी, एडिनो का मतलब होता है किसी चीज़ का स्वेल हो जाना, ठीक है। तो जब लिम्फ नोड स्वेल हो जाए उसको हम लिम्फ एडिनोपैथी कहते हैं। मैलिग्नेंट बिनाइन का बिल्कुल उल्टा है, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से एग्रेसिवली ग्रो करती हैं, तेज़ी से बढ़ती हैं, उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट, ठीक है। और ये खतरनाक कैंसर होता है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, ठीक है। इसमें इसके अलावा न्यूट्रोपीनिया यानी कि न्यूट्रोफिल्स का लेवल कम हो जाना, ठीक है। न्यूट्रोफिल हमारे वाइट ब्लड सेल का एक हिस्सा होता है, अबाउट 50 to 70%। प्रोटोकॉल यानी कि जो आप इलाज दे रहे हो, जो जो आप करोगे ना उस इलाज के दौरान, उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया थ्रोम्बोसाइट्स का लेवल कम होना। थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब होता है प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट्स का कम होना इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। न्यू प्लाज्म, कोई न्यू मास बनना, जो पेपर में भी पूछा गया था, न्यू मास, न्यू ग्रोथ, न्यू ट्यूमर, इस चीज़ को हम न्यू प्लाज्म कहते हैं। कैंसर स्प्रेड वो तो आपको खैर बताया गया। आगे जो हम इसमें पढ़ेंगे वो इसके कुछ साइंस है, जैसे कैंसर के आपको क्या क्या साइन नज़र आ रहे हैं। मास होगा, परप्यूरा, स्किन जो है वो थोड़ी सी ख़राब होगी, उसके ऊपर वाइट पैचेस और ग्रीन और इसी तरह के रेड पैचेस नज़र आएंगे। पेल हो जाएगी स्किन, ठीक है, मतलब वो येलो कलरेशन और वाइट वेट लॉस वगैरह, ये सारी चीज़ें। खैर, ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कीमोथेरेपी, सर्जरी, ये तो मतलब वही जो चीज़ें हम पढ़ते हैं आ रहे। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है बच्चों में, और इसमें क्या होता है कि जो 15 साल के बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादातर इससे मतलब इफेक्ट हो जाते हैं, और ये इसमें WBCs इमेच्योर पैदा होते हैं। बस ये नहीं कि ये WBCs का मसला है जिसमें इमेच्योर WBCs पैदा होते हैं, इस चीज़ को हम ल्यूकीमिया कहते हैं। और मोस्ट कॉमनली बच्चों में, 15 साल से कम बच्चों में ये मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, ठीक है। कॉजेज आपको बताए गए हैं, देख लीजिएगा। ज़्यादातर ये मतलब जेनेटिक होता है, और 40% जितने भी कैंसर होते हैं ना वो ल्यूकेमिया होता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे तो इसका है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर नाम से पता चलता है कि ब्रेन ट्यूमर जो है ल्यूकीमिया के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, जो ब्रेन में पाया जाता है। उसमें मासेस वगैरह बनते हैं ब्रेन में, और ये भी ज़्यादातर कॉजेज़ देख लीजिएगा। तो कॉजेज़ में आपको क्या बताया गया है कि अननोन कॉज की वजह से होता है, कभी कभी जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये 35% है, मतलब वो ल्यूकीमिया 40% था, ये 35 है, तो इससे उससे थोड़ा सा कम है, ये सेकंड नंबर पे है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके डिफरेंट वो क्लासेस बताई गई हैं, ये मैंने आपको वीडियो में बताया था। एस्ट्रोसाइटोमा अगर सेरेब्रम का कैंसर हो, जो कि मतलब 40% होता है, ठीक है। फिर मेडुलोब्लास्टोमा अगर सेरेबेलम का हो, ये सेरेब्रम यहाँ भी लिखा हुआ है नहीं, लेकिन ये सेरेबेलम है, ठीक है। और ये भी 20% होता है, 40% वो होता है, ठीक है, सेरेब्रम वाला। 10 to 15% जो है वो ब्रेन स्टेम ग्लायोमास होता है, ठीक है, यानी कि ब्रेन स्टेम का कैंसर। 7 to 10% जो है वो क्रेनियोफेरेंजियोमास होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। और 10% जो है वो एपेंडिमोमास होता है, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। तो ये इसके कुछ क्लासेस है, देख लीजिएगा। खैर, आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पे। और मेलिग्नेंट लिम्फोमा बताया गया है। लिम्फ नोड के अंदर जब लिम्फोइड सेल के अंदर जब न्यू प्लाज्म यानी कि ट्यूमर आने लग जाए, उसको हम मेलिग्नेंट लिम्फोमा कहते हैं। और ये थर्ड पे है, ठीक है। 20% ऑफ चाइल्डहुड कैंसर होते हैं। फिर इसके दो टाइप होते हैं, हॉजकिन, नॉन हॉजकिन, ये हम पढ़ चुके हैं। ये वैसे पूछा जा सकता है, हॉजकिन, नॉन हॉजकिन, लास्ट टाइम भी ये पूछा गया था वाइवा में। तो हम HN में पढ़ रहे थे ना, तो ये सवाल पूछे थे उन्होंने, हॉजकिन, नॉन हॉजकिन। अच्छा जी, खैर आगे चलते हैं। एटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, ये तो वही पुरानी चीज़ें हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑस्टियोसार्कोमा इज द कैंसर ऑफ बोन्स, ठीक है। बोन्स में जब मैलिग्नेंसी आ जाए, कैंसर आ जाए, उसको हम ऑस्टियोसार्कोमा कहते हैं। कॉजेज मैनिफेस्टेशन देख लीजिएगा, वो वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही है बार बार। रेब्डोमायोसार्कोमा जो है ये मसल्स का कैंसर होता है, ठीक है। मसल्स में या स्ट्रिएटेड टिश्यू, स्ट्रिएटेड टिश्यू वो होते हैं जो कंट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, स्पेशली वही मसल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो रेब्डोमायोसार्कोमा उन्हीं मसल के कैंसर को कहते हैं। और इसके भी कॉजेज, मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, वो सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। रेटिनोब्लास्टोमा जो है ये एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है, लेकिन ये जब रेटिना में ना रेटिनल लेयर जो होती है आई की, उसमें अगर कोई मसला या मसला क्या मतलब मेलिग्नेंसी आ जाए, कैंसर आ जाए, तो उसको हम रेटिनोब्लास्टोमा कहेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, आगे इसमें हॉजकिन, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का बताया गया है। इस पे मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है ये
लिम्फोसाइट्स या जो लिम्फ नोड होते हैं उनका मसला होता है ना। फिर इसके दो टाइप्स होते हैं। अच्छा, तो ये जो सेल होते हैं हॉजकिन लिम्फोमा के, ये इसमें आपने क्या चीज़ याद रखनी है, जो चीज़ें यानी कि जो सेल है ना हॉजकिन लिम्फोमा वाले, उसको हम क्या नाम देते हैं, रीड स्टेनबर्ग सेल्स, ठीक है। होते हैं नॉन नूडल या एक्स्ट्रा लिम्फेटिक साइट्स पे मौजूद होते हैं। यानी कि जब हॉजकिन लिम्फोमा होगा तो इसमें मतलब हम ये बात करेंगे कि ये वाले सेल जो होंगे, ये जो लिम्फ नोड्स होंगे उससे भी आगे चले जाएंगे, बॉडी में फैलेंगे, जैसे कि आपके स्प्लीन, लिवर और बोन मेरो और लंग्स में जा सकते हैं, ठीक है। जब ये अपने प्राइमरी साइड से माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह में चले जाएंगे, ठीक है, और ऐसी जगह को इफेक्ट करेंगे जो लिम्फ नोड नहीं है, ठीक है, उसको हम हॉजकिन लिम्फोमा कहते हैं। और ये फर्स्ट टाइम जो है एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थॉमस हॉजकिन, उसने देखा था, उसने ये चीज़ डिस्क्राइब की थी 1832 में, इसीलिए उसको उसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर नॉन हॉजकिन है, तो नॉन हॉजकिन में आगे आपको वही इस बात को उल्टा कर लो, ठीक है। अच्छा, ये आपको वैसे बताया गया है, आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूँ। नॉन हॉजकिन में जो है वो न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेच्योर बी एंड टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल। इसमें नॉन हॉजकिन में बी सेल्स, जो हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, अगर आप लोगों ने इम्यूनिटी पढ़ी है, ठीक है, या टी लिम्फोसाइट्स या नेचुरल किलर सेल, ये तीनों के तीनों सेल इम्यूनिटी में काम करते हैं। जब ये ख़राब हो जाएं और इनमें वो मतलब कैंसरस सेल बनना शुरू हो जाएं, ठीक है, तो इसको हम नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कहते हैं। और ये 60% मतलब जितने भी बच्चों में हॉजकिन या नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होते हैं, 60% उसमें से नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है, ठीक है। ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है बच्चों में नॉन हॉजकिन वाला। तो ये आप देख लीजिएगा, बाकी उसमें यही दो तीन बातें जो मैंने बताई वो आपने याद रखनी है, ठीक है। एंड आगे चलते हैं, और आगे जो है इसके स्टेजेस आपको बताए गए हैं। स्टेजेस में जो है क्या है कि 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 1 में जो है ये कोई एक लिम्फ नोड इफेक्टेड होगा, स्टेज 2 में कोई 2 लिम्फ नोड इफेक्टेड होंगे डायफ्राम की किसी एक साइड पे, स्टेज 3 में जो है वो 2 से ज़्यादा हो जाएंगे और डायफ्राम के दोनों साइड पे होंगे, ठीक है। और स्टेज 4 में जो है वो बाकी ऑर्गन्स तक भी वो कैंसर जो है वो फैल जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपको मतलब इन दोनों का बस पता होना चाहिए, ठीक है। आगे जो है वो कीमोथेरेपी का बताया गया है, कीमोथेरेपी क्या है और रेडियोथेरेपी क्या है। कीमोथेरेपी में हम सिर्फ मेडिसिन देते हैं, ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह या फिर ऐसी चीज़ें जो कैंसर कंट्रोलिंग ड्रग्स होती हैं, ठीक है। अब ये इसमें रेडियोथेरेपी का बताया गया है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, ये आप देख लीजिएगा। इसमें खैर इस इतनी इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो कैंसरस के हवाले से जो मेन चीज़ें हैं ना, जो मेन टर्मिनोलॉजीज है वो क्लियर होनी चाहिए आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर में है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। इसमें तो पहले आपको ब्लड का क्या है ये आपको पता है कि ये काम करते हैं, देख लीजिएगा। और ब्लड का कंपोजिशन बताया गया है, ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। खैर हम स्पेशली आते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया पे, जो कि हाँ ये आपको बताया गया है। रेड ब्लड सेल के अंदर आपको पता है एक मॉलिक्यूल होता है, उसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेके जाने का काम करते हैं, और ये आयरन से बना होता है। जो इसका वर्ड है ना हीमीग्लोबिन, हीमी का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो उस काम को सरअंजाम दे रहा होता है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है, इसमें हेमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, ठीक है। और जब हेमोग्लोबिन की कमी आती है तो ब्लड में ऑक्सीजन जाने वाली कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, ठीक है। इस तरह जो मसला होगा, खून की कमी होगी या खून में ऑक्सीजन की कमी होगी, जो एनीमिया पैदा होगा, उस एनीमिया को हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। और ये आयरन या जो मतलब एचबी का लेवल है, अगर ये 5% से, वैसे तो 10% कहते हैं, लेकिन अगर 5% से बहुत कम हो जाए, ठीक है, 5% से कम हो जाए तो फिर वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको बताया गया है कि रेड ब्लड सेल जो है वो प्रिपेयर नहीं होते, यानी कि दोबारा बनते नहीं हैं, वो एक साइकिल के मुताबिक चलते रहते हैं, ठीक है। और वो बोन मेरो से बनते हैं, जिसको हम एरेथ्रोपियोसिस कहते हैं। इसीलिए हमें अगर रेड ब्लड सेल टूटते हैं तो वो एक साइकिल के मुताबिक आते हैं, ऐसा नहीं कि एक सेल टूट गया तो दो बनेंगे, ऐसा नहीं होता उसमें। तो ये जो प्रोसेस है, अगर ये सेल ख़राब होंगे, टूटेंगे, तो दोबारा ब्लड में जो है उसकी कमी आएगी और मसला होगा, ठीक है।
अब जो रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे किडनी से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो ब्रेन में नहीं, सॉरी, बोन मैरो में जाता है और बोन मैरो से रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करवाता है। स्पेशली दूसरी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा रेड ब्लड सेल जो है वो होम्योस्टेसिस वगैरह मेंटेन करता है। रेड ब्लड सेल का 120 दिन का साइकिल होता है। ये चीज़ें जो नॉर्मली हमें पता है वो आपको क्लियर हो। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में वही बात कि जब बॉडी में आयरन की कमी आ जाए, और आयरन हीमोग्लोबिन है स्पेशली, ठीक है, तो जब वो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उस चीज़ को हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। अब आयरन हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये हमें मिलता कहाँ से? बीन से, लिवर से, स्पाइनेच वगैरह जितनी भी सब्जियां वगैरह होती हैं, ठीक है, उनसे ज़्यादातर हमें आयरन मिलता है। अच्छा, 20% आयरन जो है वो बॉडी में स्टोर होता है, और 80% जो है वो हमारे रेड ब्लड सेल में इन द फॉर्म ऑफ होमोग्लोबिन जो है वो घूमता रहता है, ठीक है। अब अगर ये चीज़ हो तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो तो किस वजह से हो सकती है? कि हम आयरन कम ले रहे हैं डाइट में, ठीक है, या ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है बॉडी की, या ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर आपको ये बताए किस किस चीज़ में कितना आयरन है वो आप ले सकते हैं, और इसी तरीके से किन लोगों को ज़्यादा खतरा हो सकता है, जैसे कि फीमेल्स को और बच्चों को, ठीक है, जो लोग गोश्त वगैरह नहीं खाते हैं उनको, और जो बार बार ब्लड देते हैं उनको, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो है इसका अगर ट्रीटमेंट, ये साइन सिम्टम देख लीजिएगा, इसमें इतना खैर कोई ख़ास नहीं है। ट्रीटमेंट या डायग्नोज बताया गया। डायग्नोज हमें सीबीसी वगैरह से पता चलता है कि आयरन की कमी है, वो बहुत आसान टेस्ट होता है। और अगर हम इसके बात करें इलाज की, तो इलाज में हमने क्या देना होता है? आयरन की कमी को पूरा करना होता है। जैसे उसको हम बताते हैं कि भाई गोश्त खाओ या ऐसे खाने खाओ जिसमें आयरन हो, और कुछ ऐसे मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं जो आयरन कंटेनिंग है, जैसे फॉलिक एसिड वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम मतलब उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको उसका बताया गया है कि किस किस तरीके से आप दे सकते हैं, ठीक है। ड्रग्स वगैरह देते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी को रोक सकते हैं, और आयरन इनरिच्ड फूड वगैरह देते हैं, तो इसकी वजह से जो है वो मसला ठीक हो जाता है। ओके, दूसरा जो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आपको पता है कि इसमें एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक होती है, ठीक है, मतलब माँ बाप से बच्चों को मिलती है, और इसमें रेड ब्लड सेल की जो एबिलिटी होती है ना ऑक्सीजन कैरी करने की, वो पूरी नहीं होती, क्योंकि रेड ब्लड सेल का जो शेप होता है वो इसमें नॉर्मल नहीं होता, ठीक है, सी लाइक होता है, जिसको हम सेकल कहते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो स्टिकी होते हैं, यानी किसी भी जगह पे जाके वो चिपक सकते हैं, ठीक है, और रेड ब्लड सेल जो होते हैं उसकी वजह से ख़राब होते हैं, आगे ब्लड फ्लो को भी रोक सकते हैं। इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, हम बस उसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन ये इतनी ख़तरनाक कंडीशन भी नहीं है। ये तब बंदे को ज़्यादा ख़तरनाक महसूस होती हैं जब बंदा कोई हैवी काम करे, या ऐसे माहौल में हो जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो, जैसे किसी पहाड़ी इलाके में चले गए, ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी अगर आ गई फिर उसको मसला हो सकता है। बंदा अगर रेस्ट में है, नॉर्मल है, तो उस टाइम उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है। और ये वही बात कि ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मेल फीमेल के मदर फादर से मिलती है, ठीक है। और आगे आपको उसके वही सारी चीज़ें, इसका कोई इलाज वगैरह नहीं है, इलाज इसमें इसलिए नहीं बताया गया। सो यही आपने सिकल सेल एनीमिया में याद रखना है। ओके जी, नेक्स्ट है थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि वही बात कि ये भी मेल फीमेल जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। ये ज़्यादातर मेल में होती हैं ये बीमारी, और इसमें हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन सही से बनता नहीं है, और उसकी वजह से जो बच्चे का ब्लड होता है ना, वो जल्दी जल्दी उसके सेल्स ख़राब होते हैं, और उसको जल्दी जल्दी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। इसको हम थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। थैलेसीमिया मेजर और माइनर में मसला ये होता है, मतलब वो जो फ़र्क है वो ये है कि माइनर में साइलेंट कैरियर होता है, लेकिन साइलेंट कैरियर का मतलब ये कि उसमें जीन होता है, लेकिन वो खुद बीमार नहीं होता, ठीक है। और थैलेसीमिया मेजर में वो बीमार होता है बच्चा, ठीक है। खैर ये अलग जेनेटिक्स की बहस है, इस पे ज़्यादा वो ना आप करें, किसी और दिन इस पे बात करेंगे। लेकिन अभी आपको माइनर और मेजर में फ़र्क ये करना है कि माइनर में बच्चा थैलेसीमिया का मरीज़ नहीं होता, लेकिन उसमें जीन होता है, ठीक है। और मेजर में तो वो नॉर्मली, मतलब
मरीज़ होता है, ठीक है, और उसमें वो थैलेसीमिया का मसला होता है। तो ये दोनों आपने फ़र्क याद रखने। ट्रीटमेंट उसका सपोर्टिव होता है, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। हाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, स्प्लीनेक्टमी वगैरह कर सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर हो जाए तो उससे काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एप्लास्टिक एनीमिया बताया गया है। एप्लास्टिक एनीमिया में जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेटिंग एरिथ्रोसाइट्स इन ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसकी कमी आ जाए उसको हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और ये बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, या कोई एलर्जिक टेस्ट या एलर्जेंस की वजह से हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे जो है इसमें हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया का आपने याद रखना है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लीडिंग जब हो जाए ना, जब ब्लड जा रहा हो बॉडी से, तो वो रुकता नहीं है, क्लॉट नहीं होता, या फिर बहुत स्लोली क्लॉट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि ब्लड जो चीज़ क्लॉट करवा रही है, ठीक है, यानी कि जो प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं या जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है, उसकी कमी होती है बॉडी में, ठीक है। जैसे उसमें जो है फैक्टर 8 और फैक्टर 9 वगैरह होते हैं जो कि क्लॉट करवाते हैं ब्लड को, ठीक है। जब वो नहीं होंगे तो वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा और हीमोफीलिया का मसला होगा, ठीक है। इसके अलावा आगे आपको क्या बताया गया है, हेमाटूरिया का, नहीं सॉरी, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, DIC का बताया है, ठीक है। ये DIC जो है ये उसका बिल्कुल उल्टा है कि इसमें हीमोफीलिया का बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ब्लड बार बार क्लॉट होता है, ठीक है, जगह जगह पे ब्लड बिला वजह क्लॉट होता रहता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो वाइटल ऑर्गन होते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट या जो जिसकी वजह से हम जिंदा होते हैं, उन ऑर्गन्स में कभी कभी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स जगह जगह पे जाके ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो वहाँ पे ब्लड जा नहीं पाता, तो ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। अब इस सिचुएशन में कभी कभी ये भी होता है कि जितने भी प्लेटलेट्स बॉडी में है वो जगह जगह जाके यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो जब यूज़ होंगे तो वो ब्लड, जब कभी ब्लीडिंग होगी या कोई चोट लगेगी, ठीक है, या इंटरनल ब्लीडिंग होगी, तो फिर वो ब्लड रुकेगा नहीं, तो इस सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये मसले दोनों इसमें आ सकते हैं, ठीक है। DIC में साइन सिम्टम वगैरह देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। और मैनेजिंग ब्लीडिंग का बताया गया है, ब्लड को कैसे रोकना है वो तो आपको पता है, खैर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का बताया गया है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आपको मैंने बता दिया, रेड प्लेटलेट्स के लेवल जब कम हो जाए उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और ये जो है हमें पता है कि ब्लड को क्लॉट करवाते हैं, तो जब ये इसका लेवल कम होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, अंदर परप्यूरा और वो सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, ठीक है। मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रूजिंग हो सकती है। नॉर्मली उसका लेवल जो है प्लेटलेट का 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है, ठीक है, लेकिन जब इससे कम हो जाए उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। अच्छा जी, ट्रैप्ड प्लेटलेट्स बताया गया, खैर इसको छोड़ दो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और हाँ, इसमें बस यही 2-3 चीज़ें, हेमोफीलिया, DIC और थैलेसीमिया मेजर, एंड इसके अलावा और क्या पड़ा, एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। ये 4 चीज़ आपको इसमें याद रखनी। इसके अलावा लास्ट चैप्टर जो इस वाइवा के हवाले से है वो है एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन डिसऑर्डर में आपको पहले थायराइड डिसफंक्शन के बारे में बताया गया है। थायराइड डिसफंक्शन आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन जब मतलब इम्बैलेंसली ग्रो करने लगते हैं, ग्रो करते हैं या इम्बैलेंस में जो है वो रिलीज होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम थायराइड डिसफंक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो, यानी कि ये हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हो, तो उसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे, और अगर कम रिलीज हो रहे हो तो हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे, ठीक है। ये आपको उसकी डिटेल बताई गई है कि थायराइड ग्लैंड से T3 T4 हार्मोन और कैल्सिटोनिन वगैरह रिलीज होते हैं, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अगर हाइपोथायराइडिज्म हो उसमें वो हार्मोन्स कम रिलीज होंगे, यानी T3 T4 कम रिलीज होंगे। जब ये कम रिलीज होंगे तो आपको पता है हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म में कमी आएगी, वेट गेन होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, हार्ट रेट कम होगा, ब्रीदिंग रेट, ये सारी चीज़ें कम होगी, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। इसको फिर हम मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं कि उसका जो है वो डिफरेंट हार्मोनल थेरेपी देते हैं, या अगर कोई थायराइड ग्लैंड में कोई डिसऑर्डर हो, कोई ट्यूमर वगैरह हो, वो हटाते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको बताया गया है,
ठीक है। ब्लड टेस्ट में हमें पता चलता है TSH और T3 T4 वगैरह का टेस्ट करवा के। इसके अलावा आपको हाइपरथायराइडिज्म का बताया गया है। हाइपरथायराइडिज्म बिल्कुल उसका उल्टा होगा। जब हाइपरथायराइडिज्म होगा तो मतलब थायराइड ग्लैंड के हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, T3 T4 वाले हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होंगे। उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होगा ना, बॉडी एक्टिव होगी, और इसकी वजह से जो बीमारी है दैट इज़ ग्रेव्स डिजीज़, वो आपने याद रखना है, ठीक है। ग्रेव डिजीज़ होगी इसकी वजह से, और इसमें वेट लॉस होगा, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा होंगी, और ये सारी चीज़ें, ये जो मसले होंगे वो इसकी वजह से आएंगे, ठीक है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं कि ग्रोथ डिलेज और वो, ये तो खैर देख लीजिएगा। जो इसका ट्रीटमेंट है वो एंटी थायराइड ड्रग्स है, यानी थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने वाले, ठीक है। या फिर हम उसको थायराइडक्टमी करते हैं। और इसी तरीके से थायराइड क्राइसिस का बताया गया है। जब थायराइड क्राइसिस का मतलब ये होता है कि जब थायराइड ग्लैंड के हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होने शुरू हो जाए ना, सडन रिलीज बहुत ज़्यादा हो जाए, उसको हम कहते हैं थायराइड क्राइसिस। तो इसमें ये दो चीज़ आपने याद रखनी है, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। अच्छा, इसके अलावा आपको हाइपर पिट्यूटरिज्म और हाइपोपिट्यूटरिज्म का बताया गया है, ठीक है। इसमें जो है मेनली आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है ब्रेन का एक मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और इसके दो लोब्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एंटीरियर लोब और दूसरे को हम कहते हैं पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को हम दूसरा एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, और पोस्टीरियर को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। इससे मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन रिलीज होते हैं, ये आपको बताया गया है, जैसे प्रोलैक्टिन है, TSH है, ACTH है, ग्रोथ हार्मोन FSH LH, ये सारे के सारे यहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक है। अब इन हार्मोन का आगे जाके बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं। जैसे प्रोलैक्टिन है तो वो ब्रेस्ट में से मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, TSH जो है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाता है, ACTH जो है वो एड्रेनल ग्लैंड पे एक्शन करता है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो ग्रोथ करवाता है, ठीक है, बॉडी की ग्रोथ करता है। इसके अलावा FSH LH जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करते हैं। ये सारी चीज़ आपने देखनी। अब अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई मसला आ जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं वो कम्प्लीटली ख़राब हो जाएंगे, यानी कि उसका काम बंद हो जाएगा, ठीक है। या तो वो बहुत ज़्यादा रिलीज होंगे या कम रिलीज होंगे, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं तो फिर हम उसको हाइपर पिट्यूटरिज्म कहेंगे, और अगर कम रिलीज हो रहे हैं तो फिर हम इसको हाइपोपिट्यूटरिज्म कहेंगे, ठीक है। इसमें एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म में मतलब जब कम्प्लीटली जो पोस्टीरियर या फिर जो मतलब जितना भी क्या कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है, ठीक है, वो सारे के सारे बंद हो जाए, वो रिलीज नहीं हो पाते, उस चीज़ को हम पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म कहते हैं। अब हाइपोपिट्यूटरिज्म का आपको मैंने बता दिया कि इसमें जो जितने भी हार्मोन होते हैं जब वो कम रिलीज होते हैं तो इसको हम हाइपोपिट्यूटरिज्म कहते हैं। जैसे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, TSH है या ACTH है, जब इनकी कमी आ जाए तो इट इज़ हाइपोपिट्यूटरिज्म। और इसकी वजह से जो जो मसले होंगे वो आपको बताए गए हैं कि ये हार्मोन जो जो काम कंट्रोल कर रहे होंगे तो उसमें कमी आएगी। जैसे कि FSH LH में कमी आएगी, ग्रोथ में कमी होगी, थायराइड में हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, और एड्रेनल ग्लैंड जो है वो फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो जाए तो वो बंदे की ग्रोथ नहीं होती, ठीक है, और वो चौड़ा सा रह जाता है। थायराइड में हाइपोथायराइडिज्म होता है, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन जो है वो सारी चीज़ें जेनेटेलिया वगैरह और सेक्सुअल ऑर्गन्स और वो सारी चीज़ें बनती नहीं है क्योंकि एंड्रोजन वहाँ से रिलीज होता है। खैर वो अलग बहस है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आगे आपको हाइपर पिट्यूटरिज्म का बताया गया है। इस चीज़ को बिल्कुल आप उल्टा करेंगे। हाइपर पिट्यूटरिज्म में क्या होता है कि हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। तो फॉर एग्जांपल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, एड्रेनल ग्लैंड में से कॉर्टिसोल वगैरह ज़्यादा रिलीज होंगे, तो वही सारे मसले होंगे जिसको हम कुशिंग सिंड्रोम वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने इसमें बस दो दो चीज़ें हैं, हाइपो एंड हाइपर पिट्यूटरिज्म, ठीक है, ये आपने याद रखना। अच्छा, इसके अलावा आपको बताया गया है कुशिंग सिंड्रोम। आपको पता है कि ये एड्रेनल ग्लैंड का एक हार्मोन होता है, उसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल। जब कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा रिलीज होता है ना तो ये एक मसला पैदा करता है बॉडी में जिसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। अब कुशिंग सिंड्रोम आपको पता है कॉर्टिसोल ओवर प्रोडक्शन की वजह से पैदा होता है।
अब ये दो चीज़ें हो सकती है, एक्सोजेनस या एंडोजेनस। एंडोजेनस जब बॉडी के अंदर अपना ही वो ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाए। एक्सोजेनस मतलब जब बाहर से हम ऐसी मेडिसिन ऐसी चीज़ें लेते रहेंगे जिसमें कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से, ठीक है। साइन सिम्टम इसके क्या हो सकते हैं कि ग्रोथ नहीं होगी, ओबेसिटी हो जाएगी, स्किन चेंजेस हो सकते हैं, हाइपरटेंशन, मूड चेंजेस, ये सारी चीज़ें। एंड इसकी वजह से जो है वो कुशिंग सिंड्रोम होती है। इसके अलावा आपको जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलेटस IDDM का बताया गया है ना, टाइप 1 डायबिटीज़ जो आपको पता है, जिसमें इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होते, हम बाहर से इंसुलिन देते हैं, इस चीज़ को हम टाइप 1 कहते हैं। ये बच्चों में जो है वो तकरीबन 5 to 10% होता है, ठीक है। ज़्यादातर ये बच्चों और जवानों में पाया जाता है, यानी कि बूढ़ों में ये नहीं होता ज़्यादातर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आगे जो है इसमें क्या बताया गया है, आगे इसमें है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस में बहुत ज़्यादा यूरिन निकलता है ना, पॉलीयूरिया, पॉलीडेप्सिया, आपने ये याद रखना है बस, क्योंकि इसमें ADH हार्मोन सही से रिलीज़ नहीं हो पाता या ADH हार्मोन किडनी उसको रिस्पॉन्स नहीं करती, ठीक है। तो इस हार्मोन की वजह से जब वो काम नहीं करेगा तो यूरिन लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है, और उसकी वजह से पॉलीडेप्सिया, पॉलीयूरिया होगा। इस चीज़ को हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा आगे कुछ है, आगे नहीं होगा। हाँ, इसी की तरह एक और भी था जिसको हम SIADH कहते हैं, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH, ठीक है। जो इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें इसका बिल्कुल उल्टा होता है कि इसमें हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है ADH, ठीक है, और वो मतलब जो यूरिन होता है यूरिन को कंसंट्रेट करता है, ठीक है। यूरिन उससे बहुत कम रिलीज़ होगा और जितना भी रिलीज़ होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है दिस कॉल्ड SIADH। SIADH मतलब सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। सो दैट्स ऑल अबाउट पीडियाट्रिक्स वाइवा। कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दी हैं, बस यही मोटी मोटी चीज़ें आप याद रखें। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप हमारी डिटेल्ड वीडियोस देख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।